दृष्टि एस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख 2 ट्वीट्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह जीएस पेपर 2 के पॉलिटी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। न्यायिक अवमानना, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जाने माने वकील प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाने का आदेश दिया। वकील और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता प्रशांत भूषण पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजों पर अपमानजनक टिप्पणी कर सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की है। दरअसल अभी पिछले ही दिनों प्रशांत भूषण ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के एक भाजपा नेता की मोटरबाइक पर बिना मास्क पर बैठने की आलोचना की गई थी, तो दूसरे में पिछले 6 सालों में देश में लोकतंत्र की स्थिति को दयनीय बताया गया था और इसमें पिछले 4 सीजेआई की कथित भूमिका पर सवाल उठाया गया था। लिहाजा कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे न्यायिक अवमानना बताया और प्रशांत भूषण पर न्यायिक अवमानना का मामला चलाने का आदेश दिया। हालांकि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा है कि लोकतंत्र में एक स्वस्थ आलोचना कोर्ट की अवमानना नहीं है। इतना ही नहीं, प्रशांत भूषण समेत 3 लोगों ने एक याचिका दायर कर न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की उपधारा 2C1 को असंवैधानिक घोषित करने की भी गुहार लगाई है। उनके मुताबिक कोर्ट की आलोचना करना कोर्ट को कलंकित करने जैसा नहीं है, क्योंकि एक स्वस्थ आलोचना किसी भी लोकतंत्र के विकास के लिए जरूरी अभिव्यक्ति है। ऐसी आलोचनाओं को न्यायिक अवमानना के दायरे से बाहर रखने की ज़रूरत है। दरअसल अवमानना कानून को लेकर कई सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या यह कानून अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाता है, और दूसरा अहम सवाल ये कि जो कानून ब्रिटेन का अनुसरण करके बनाया गया और जब ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश ने इसे ख़त्म कर दिया है, तब क्या भारत को भी इस राह पर चलना चाहिए। फिर यह भी एक सवाल है कि क्या केवल सोशल मीडिया पर लिख देने मात्र से कोर्ट की अवमानना हो सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मौजूदा कानून किसी ठोस आधार के होने पर ही न्यायिक अवमानना का केस चलाने की बात करता है। जाहिर है कई पहलुओं को टटोल कर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो आइए इन्हीं पहलुओं पर विचार करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि न्यायिक अवमानना क्या है। गौरतलब है कि भारत के इतिहास में सबसे पहला न्यायिक अवमानना अधिनियम 1926 में आया था। इस समय ब्रिटिश भारत की अलग अलग रियासतों में भी इस तरह के कानून के साक्ष्य मिलते हैं। फिर आज़ाद भारत में पहली बार 1952 में न्यायिक अवमानना अधिनियम आया, जिसे न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के साथ ही निरस्त कर दिया गया। इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि न्यायिक अवमानना के मामलों में कोर्ट द्वारा दंड देने की शक्ति को परिभाषित और सीमित करने के लिए यह कानून बनाया गया है। यानी यह कानून न केवल नागरिकों बल्कि अदालत की शक्तियों को भी सीमित करता है। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के मुताबिक कोर्ट की अवमानना का मतलब कोर्ट की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोर्ट के आदेशों को न मानना, उनका पालन सुनिश्चित न करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आते हैं। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2A में अवमानना के 2 प्रकार बताए गए हैं, सिविल और आपराधिक। इस कानून की धारा 2B में न्यायालय के किसी फैसले, डिक्री, आदेश, रिट या किसी अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा को सिविल अवमानना के तहत रखा गया है। धारा 2C के मुताबिक न्यायालय से जुड़ी कोई ऐसी बात जो लिखित, मौखिक, चिन्हित, चित्रित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती हो, आपराधिक अवमानना कहलाएगी। इसके तहत ऐसी प्रवृत्ति आती है जो कोर्ट को कलंकित करती हो या कोर्ट के प्राधिकार को नीचा दिखाती हो। ऐसी प्रवृत्ति भी जो न्यायालय की कार्यवाही में दखल देने वाली हो या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो, न्यायिक अवमानना के तहत मानी जाएगी। दूसरी ओर इस कानून में इस बात का भी जिक्र है कि किन किन बातों को कोर्ट की अवमानना नहीं माना जाएगा। किसी बात के निर्दोष प्रकाशन और वितरण, न्यायिक कार्यवाही की सही और उचित रिपोर्टिंग, न्यायिक कार्य की उचित आलोचना आदि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें न्यायिक अवमानना की परिधि से बाहर रखा गया है। यह कानून कोर्ट्स के किसी फैसले, डिक्री, आदेश, रिट आदि की अवहेलना करने पर दंड देने की शक्ति को परिभाषित करता है और न्यायालयों को किसी भी निर्णय, रिट, निर्देश या आदेश की अवमानना करने पर व्यक्तिगत आज़ादी के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है। कानून के मुताबिक अवमानना का दोषी पाए जाने पर 6 माह की सज़ा
या 2,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। इसमें यह भी व्यवस्था दी गई है कि अगर दोषी व्यक्ति माफ़ी मांग लेता है और कोर्ट इससे संतुष्ट हो जाता है तो वह सज़ा माफ़ कर सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि यह कानून केवल आम लोगों पर ही अवमानना की कार्रवाई करने की बात नहीं करता, बल्कि जज भी इसकी कार्रवाई के दायरे में आते हैं। कानून की धारा 16 के मुताबिक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट भी अपनी या किसी अन्य अदालत की अवमानना के लिए उसी रीति से दंडित किए जाएंगे जिससे अन्य व्यक्ति किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश CS कर्णन को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया था। इस मामले में उन्हें 6 माह के कारावास का दंड मिला था। आइए अब जानते हैं इस बारे में संवैधानिक प्रावधानों को। दरअसल न्यायिक अवमानना के संदर्भ में दंडित करने के लिए समय समय पर बनने वाले कानूनों का स्रोत भारतीय संविधान ही है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को न्यायिक अवमानना के दोषी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति दी गई है। हालांकि यह ध्यान रखने वाली बात है कि संविधान में कोर्ट की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। इसी तरह अनुच्छेद 142(2) सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत ऐसे आदेश दे सकता है जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज या खुद की अवमानना की जांच और दंड को सुरक्षित करे। हालांकि अनुच्छेद 215 में प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट्स को मिले अधिकार की चर्चा है। इसमें हाई कोर्ट्स को अभिलेख न्यायालय माना गया है और उसे खुद की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि अनुच्छेद 129 और 142(2) में सुप्रीम कोर्ट, जबकि अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट्स को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति दी गई है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह न केवल खुद की अवमानना के लिए दंड दे सकता है, बल्कि वह उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और देश भर के सभी ट्राइब्यूनल्स की अवमानना के लिए भी दंड दे सकता है। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के बारे में वही अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो उन्हें खुद की अवमानना के संबंध में प्राप्त हैं। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि किसी अवमानना का संज्ञान उच्च न्यायालय को नहीं लेना है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 में दंड का प्रावधान किया गया है। अब सवाल है कि न्यायिक अवमानना अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं? जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, इस अधिनियम में कोर्ट के आदेशों को न मानना और कोर्ट को कलंकित करने वाली प्रवृत्तियां अवमानना के तहत आती हैं। निस्संदेह इस अधिनियम का मकसद अदालत की गरिमा और उसके महत्व को बनाए रखना है। अदालत के फैसले की गरिमा और उसमें विश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति उसका सम्मान करे और उसके किसी भी फैसले पर सवालिया निशान न लगाए। इसके लिए कोर्ट को न्यायिक अवमानना की स्थिति में दंड देने की शक्ति दी गई है ताकि न्यायपालिका की विश्वसनीयता और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। अवमानना से जुड़ी हुई शक्तियां न्यायाधीशों को दुर्भावना, डर और पक्षपात के बिना कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करती हैं। अन्यथा कोर्ट के हर फैसले के विवाद में घिर जाने की एक परिपाटी चल पड़ेगी और फिर कोर्ट पर किसी पक्ष, समुदाय, वर्ग आदि के पक्ष में फैसला देने का दबाव बनने लगेगा। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि न्यायिक अवमानना की यह शक्ति विधि के समक्ष समता को लागू करती है। अमूमन हम यह भी देखते हैं कि एक शक्तिशाली और रसूखदार व्यक्ति अपने प्रभाव का प्रयोग कर जांच और कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन यह न्यायिक अवमानना की शक्ति ही है जो ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य करती है। हालांकि इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। जानकारों का मानना है कि इस कानून का डर कोर्ट के किसी फैसले की स्वस्थ आलोचना से लोगों को रोक रहा है, यानी यह कानून अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे अधिकार नागरिकों से छीन रहा है और यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई न्यायिक अवमानना का डर हमसे मौलिक अधिकार छीन रहा है? कहने की जरूरत नहीं है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान ने हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया है। हालांकि इन अधिकारों को कुछ शर्तों के साथ जोड़ दिया गया है। इसके बावजूद एक स्वस्थ आलोचना का अधिकार संविधान ने सभी को दिया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि न्यायिक अवमानना अधिनियम ने कोर्ट की कार्यप्रणाली की आलोचना को सीमित कर दिया है और इसे लोग मौलिक अधिकार को छीनने के तौर पर देख रहे हैं। क्योंकि कानून बहुत व्यक्तिपरक है, ऐसे में आशंका है कि अवमानना के दंड का इस्तेमाल कोर्ट अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज़ को
दबाने के लिए कर सकता है। जाहिर है इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी के खतरे में पड़ जाने की आशंका बढ़ जाती है। एक दूसरी समस्या यह है कि अवमानना कानून सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को खुद की अवमानना पर सुनवाई का अधिकार देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जज खुद ही पीड़ित होते हैं और वे खुद ही न्यायकर्ता की भूमिका में भी रहते हैं। यानी हितों के टकराव की स्थिति साफ साफ देखी जा सकती है। यही कारण है कि प्रशांत भूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में जजों की आलोचना की है, जबकि कानून में कोर्ट की कार्यवाही की आलोचना करने को कोर्ट की अवमानना माना गया है। लिहाजा प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाए जाने को कानूनी प्रावधानों से परे जाकर की गई कार्रवाई समझी जा रही है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कोर्ट की यह कार्रवाई नागरिकों की आवाज़ को दबाने की एक कोशिश मात्र है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना बहुत मायने रखती है और यह कानून न्यायपालिका की आलोचना की मनाही करता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अवमानना अधिनियम लोकतांत्रिक लोकाचार के विरुद्ध है। चूंकि अवमानना और आलोचना के बीच फर्क करना हमेशा ही लोगों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए कोर्ट की कार्यवाही की सही आलोचना भी प्रकाश में नहीं आ पाती ताकि कार्यप्रणाली का उचित मूल्यांकन हो सके। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि अवमानना कानून अदालती कार्यवाहियों में सुधार की गुंजाइश को भी सीमित करता है। इसमें कानून की उपधारा 2C1 लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करती है। इस उपधारा में कोर्ट की गरिमा को कलंकित करना या करने के प्रयास को आपराधिक अवमानना के दायरे में रखा गया है, लेकिन यहाँ यह साफ नहीं है कि वह कौन सा विशिष्ट कृत्य है जिसे कोर्ट की गरिमा को कलंकित करना समझा जाएगा। परिभाषा की अस्पष्टता के कारण ही इस उपधारा को असंवैधानिक घोषित करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इस अस्पष्टता का लाभ उठाकर किसी भी आलोचना को इस दायरे में लाकर नागरिकों की आवाज़ दबाई जाती रही है। दूसरी तरफ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोर्ट की भी अपनी गरिमा होती है, वह न्याय का मंदिर होता है और नागरिकों की उसमें आस्था होती है। लिहाजा उसके सम्मान को बनाए रखना हर नागरिक का फर्ज है। हालांकि कई ऐसे भी मौके आए हैं जब कोर्ट की आलोचना पर कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि हर प्रकार की आलोचना को कोर्ट उसकी अवमानना की नज़र से देखता है। फिर सवाल है कि आगे की राह क्या हो। हमने पहले ही जिक्र किया कि ब्रिटेन से प्रेरित होकर भारत में अवमानना कानून का निर्माण किया गया, लेकिन मौजूदा वक्त में ब्रिटेन ऐसे कानून को खत्म कर चुका है और भारत में यह अभी तक जारी है। यह सब कुछ तब है जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इतना ही नहीं, हमारा संविधान सभी को स्वस्थ आलोचना का अधिकार भी देता है। बात चाहे कोर्ट के निर्णयों की हो या सरकार की नीतियों की, तथ्यों के आधार पर आलोचना करने का अपना लोकतांत्रिक महत्व है। शायद यही कारण है कि 2006 में न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 को संशोधित कर धारा 13B में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोर्ट की अवमानना के डिफेंस में सत्य का सहारा लिया जाता है और अगर वह लोकहित में है तो उस अवमानना के लिए व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। जानकारों का मानना है कि वकील प्रशांत भूषण द्वारा यह कहना कि भारत के पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हुई है, कहीं से भी कोर्ट की अवमानना नहीं है। गौर करने वाली बात है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ही 4 सीनियर जजों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाया गया था। उन्होंने चयनात्मक तरीके से मामलों के आवंटन और कुछ न्यायिक आदेशों पर सवाल उठाए थे, जिससे समूची न्यायपालिका और राजनीति में तूफान खड़ा हो गया था। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब सिटिंग जजों ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन इसे न्यायिक अवमानना का अधिकार नहीं माना गया था और इन पर कोई केस नहीं चला था। अब जबकि प्रशांत भूषण भी वही बात कह रहे हैं, तब उन पर कोर्ट की अवमानना का केस चल रहा है। न्यायिक अवमानना कानून के मुताबिक अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी पर न्यायालय की अवमानना की शक्ति को तरजीह दी गई है। कानून में कुछ अस्पष्टता के कारण नागरिक के लिए यह तय करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आलोचना और अवमानना में क्या अंतर है। मामले की सुनवाई के दौरान जजों ने भी माना है कि आलोचना और अवमानना के बीच बहुत ही बारीक फर्क है। ऐसे में अभिव्यक्ति की आज़ादी और कोर्ट की अवमानना दोनों ही परस्पर विरोधी सिद्धांत जान पड़ते हैं। यही कारण है कि उपधारा 2C1 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है और इसे संविधान की मूल संरचना के खिलाफ बताया गया है। लिहाजा न्यायपालिका को 2 परस्पर विरोधी सिद्धांतों यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी
और न्यायालय की अवमानना की शक्ति को संतुलित करने की दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। कहने की जरूरत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिमायती रहा है। 2015 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A को रद्द करने के पीछे यही तर्क था कि यह बोलने की संवैधानिक आज़ादी का हनन करता है। अभी पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने हर नागरिक तक इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार बताया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होने की बात कही थी। ऐसे में उसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर कार्रवाई करना हैरान करने वाला है, जबकि सोशल मीडिया जैसा मंच लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को किसी आरोप को कोर्ट की अवमानना समझने के बजाय उस आरोप की जांच का आदेश देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि आरोप लगाने वाला व्यक्ति खुद सुप्रीम कोर्ट का एक जाना माना वकील है। अब चूंकि अवमानना कानून को लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहस चल पड़ी है, तब न्यायपालिका के लिए जरूरी है कि वह कोई बीच का रास्ता निकाले। इससे भी अहम यह कि इस कानून की विवादित उपधारा पर संसद में बहस हो और अगर जरूरी हो तो विधायिका अवमानना कानून में संशोधन के लिए कदम उठाए, ताकि अवमानना अधिनियम और उसकी प्रयोज्यता की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, क्या न्यायिक अवमानना कानून 1971 वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी की राह में बाधा उत्पन्न करता है? उचित तर्क देकर अपने उत्तर को स्पष्ट करें।